आज़ादी किस्त नंबर 33। दूसरे रोज सोपोर पर क़यामत ही टूट पड़ी थी। गुज़श्ता रात फौजी कैंप में होने वाली कार्रवाई में 17 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए थे। कैंप कमांडर, 2 कैप्टन और मेजर उनके अलावा थे। ये चारों ऑफिसर नीलम और मिशी के हाथों अपने इंजाम को पहुंचे थे। 20 भारतीय फौजी जख्मी हुए थे और गोला बारूद का तकरीबन आधा जखीरा तबाह हो गया था। भारतीय फौजियों का ख्याल था कि चौकी तबाह करने वाले दहशतगर्द कश्मीरियों का ताल्लुक सोपोर से था। वो लोग सोपोर ही में कहीं रुपोश थे। चुनांचे सुबह होते ही सोपोर के मोहल्ले आरामपुर को घेरे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरामपुर पर भारतीय मशीन गनों के अलावा हल्की तोपों से भी गोलाबारी की जा रही थी। आरामपुर देखते देखते खंडरात में तब्दील हो गया। सैकड़ों मकानात जल रहे थे। ये जुल्म और सरबरियत की इंतहा थी। बेगुनाह और मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और भारतीय फौजी उन्हें ताक ताक कर गोलियों का निशाना बना रहे थे। एक जवान औरत शीरखार बच्चे को सीने से लिपटाए जलते हुए मकान से निकली। वो पनाह की तलाश में एक तरफ को दौड़ी, लेकिन 2 भारतीय फौजियों ने उसे पकड़ लिया। एक फौजी ने शीरखार बच्चे को उससे छीन लिया। बच्चा माँ की गोद से जुदा होकर रोने लगा। फौजी ने बच्चे को दोनों पैरों से पकड़कर उल्टा कर दिया और फिर इस तरह जोरदार झटका दिया कि बच्चे की दोनों टांगें चिर गई। बच्चे के मुंह से चीख निकली। इसके साथ ही फौजी ने बच्चे को आग में फेंक दिया। ये मंजर देखकर बच्चे की माँ के मुंह से भी खौफनाक चीख निकली। वो जलते हुए मकान की तरफ लपकी, लेकिन फौजी ने उसे पकड़ लिया। फिर देखते देखते उसका लिबास तार तार हो गया और औरत बरहना हो गई। उसने एक फौजी के मुंह पर थूक दिया। फौजी ने राइफल की संगीन उसके पेट में घोंप दी। औरत चीख कर नीचे गिरी। फौजी ने राइफल खींचकर दोबारा हमला किया। इस मर्तबा संगीन औरत के सीने में पेवस्त हो गई। इसी मर्तबा फौजी ने राइफल सीधी करके ट्रैगर दबा दिया। गोली ने औरत की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। सोपोर से चंद मील दूर एक और फौजी चौकी से कुमुक पहुंच गई। भारतीय दरिंदे सोपोर के मासूम और बेगुनाह शहरियों पर आग बरसाते रहे। इस बस्ती में इबलीस का ये रक्स कई घंटों तक जारी रहा और जब भारतीय फौजियों की कार्रवाई खत्म हुई तो वादी कश्मीर के खूबसूरत तरीन शहर सोपोर का मोहल्ला आरामपुर मुकम्मल तौर पर खंडराट में तब्दील हो चुका था। इस वहशना कार्रवाई में 150 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरी मुसलमान शहीद हुए। सैकड़ों जख्मी और अपाहिज हो गए। सैकड़ों मकानात और दुकानें जलकर राख का ढेर बन गई। कई ख़वातीन लापता थी जिनके बारे में यकीन था कि उन्हें भारतीय दरिंदे उठाकर ले गए थे। दूसरी तरफ सईद इंतहाई ख़तरनाक रफ्तार से जीप दौड़ा रहा था। उनका रुख बुलर झील की तरफ था। दिन की रोशनी फैलने तक वो सोपोर से कई मील दूर निकल गए। ये कोई बाकायदा सड़क नहीं, पथरीला रास्ता था जो पहाड़ियों में बल खाता हुआ जा रहा था। एक जगह सईद ने जीप रोक ली। यहाँ से एक तंग सा रास्ता पहाड़ियों के अंदर चला गया था। सईद ने जीप उस तरफ मोड़ दी। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद उसने एक बार फिर जीप रोक ली। वो इसी तरह रुक रुक कर छुपते छुपाते सफ़र कर रहे थे। आगे रास्ता ख़त्म हो गया था। ये एक तंग सी पगडंडी थी जिस पर जीप को ले जाना मुमकिन नहीं था। वो जीप से उतरकर एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गया और इस तरह चारों तरफ देखने लगा जैसे किसी चीज़ की तलाश हो। आखिरकार उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। दाएं तरफ तकरीबन 100 गज़ के फासले पर एक हाथू चिनार के एक दरख्त पर कुल्हाड़े चला रहा था। चिनार का वो दरख्त बहुत ऊंचा था। चंद कुल्हाड़े और चलाने के बाद चिनार का वो तनावर दरख्त किसी बदमाश देव की तरह झूमता हुआ पुरशोर आवाज़ के साथ ढेर हो गया। जब दरख्त के गिरने का शोर ख़त्म हो तो सईद ने सीधे हाथ की 2 उंगलियां मुँह में डालकर सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ चट्टानों में बाज़गश सी पैदा करने लगी। हाथू चारों तरफ देखने लगा। आखिरकार उसने सईद को देख लिया और वो चट्टानों पर दौड़ता उसके करीब पहुंच गया। मैं सुबह अजान के वक्त से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था, हाथू ने कहा। हाँ, कुछ देर हो गई, सईद ने जवाब दिया। दूसरे लोग कहाँ हैं? हाथू ने पूछा। वो इसी चट्टान की दूसरी तरफ है, लेकिन हमारे 3 साथी चलने के काबिल नहीं। हमें कितनी दूर जाना होगा? सईद ने पूछा। वो जहाँ मैंने दरख्त काटा है, उस चट्टान के नशेब में, हाथू ने जवाब दिया। चलो आओ, सईद ने कहा और हाथू के साथ चट्टान से उतरकर जीप के करीब आ गया। हाथू ने मूसा को कंधे पर लाद लिया, जबकि अली और राठौर ने दूसरे साथियों को उठा लिया। तमाम राइफलें तारक और नीलम वगैरह ने उठा ली थी। नीलम ने यह मशवरा भी दिया था कि जीप को आग लगा दी जाए। नहीं, ये ख़तरनाक होगा, सईद ने कहा। जीप के जलने से धुआं उठेगा और धुआं देखकर लोग उस तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। इसे ऐसे ही रहने दो। वो हाथों के पीछे एक तंग सी दरार में चलते हुए चट्टान की दूसरी तरफ नशेब में पहुंच गए। यहाँ चिनारों के साए में चंद खच्चर चल रहे थे। मूसा वगैरह को घास पर लिटाकर वो लोग भी इधर उधर बैठ गए। उन सब के सांस बेरब्त हो रहे थे। तकरीबन आधा घंटा आराम करते रहे। फिर मूसा उनके साथियों को अलग अलग खच्चरों पर इस तरह सवार करा दिया गया कि
सफ़र के दौरान इन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। दूसरे लोग भी खच्चरों पर सवार हो गए। एक खच्चर बच गया था, जिसकी रस्सी हाथू ने अपने खच्चर के साथ बांध ली और उनका सफ़र शुरू हो गया। वो लोग वूलर झील के साथ साथ चट्टानों में दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते रहे। दोपहर हो रही थी, सूरज सर पर चमक रहा था। धूप में अगरचे खासी हिद्दत थी, लेकिन हवा के खुशगवार झोंकों की वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। ये सब लोग कश्मीरी थे, मेहनती और जफाकश। उन्होंने इसी वादी में जन्म लिया और इन्हीं पहाड़ों के नेशेब व फराज में परवरिश पाई थी। ये हर मौसम की सख्तियाँ झेलना जानते थे। किसी के चेहरे पर थकन के आसार नहीं थे। अलबत्ता उनके साथ दो खवातीन भी थी, जिनका शुमार सिन्फ नाजुक में होता था। उन दोनों के चेहरों पर थकन के आसार नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे आगे वाले खच्चर पर सवार हाथों के अंदाज से लगता था कि वो फिलहाल कहीं रुकने का इरादा नहीं रखता। 2 बजे के करीब उन्होंने एक जगह से दरिया जेहलम अबूर किया। दरिया के दूसरे किनारे पर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और दरिया के साथ साथ पहाड़ों पर सफ़र करते हुए आखिरकार एक जगह रुक गए और खच्चरों से उतरकर नहायत दुश्वार गुजार रास्ते पर चट्टानों में चलने लगे। इस रास्ते का इख्तिताम एक गार के दहाने पर हुआ। गार का दहाना बहुत तंग था, लेकिन अंदर से ये काफ़ी कुशादा था। चंद गज ज़ीदा चलने के बाद गार दाईं तरफ मुड़ गया। वह मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। उस मोड़ पर जैसे ही घूमे, एक दिलचस्प मंजर उनके सामने था। उस तरफ से गार मज़ीद कुशादा था। यहाँ की ज़मीन भी बिल्कुल हमवार थी, जिस पर चट्टाइयाँ और नुमंदे बिछे हुए थे। 2 मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोमैक्स चल रहे थे। एक कोने में चूल्हा जल रहा था और खाने पीने का तकरीबन ही तमाम सामान नजर आ रहा था। एक दीवार के साथ लाइन में 4 आरामदेह बिस्तर भी बिछे हुए थे। ये सब कुछ देखकर अंदाज़ा लगा जा सकता था कि इस गार में कम से कम 4 आदमी मुस्तकिल तौर पर रहायश इख्तियार किए हुए थे। इस वक्त गार में 3 आदमी मौजूद थे। मूसा और उसके साथियों को बिस्तर पर लिटा दिया गया। बाकी सब लोग नुमंदों पर लेट गए। भेड़ों घोड़े के बाल से बने हुए कालीन नुमाई नुमंदे बेहद आरामदेह थे। गार में मौजूद 3 आदमियों में से एक डॉक्टर था। वो फ़ौरन ही मूसा उसके साथियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दस्तरखान की तरफ मुतवज्जो हो गए, जिस पर खाना चुन दिया गया था। कल रात के खाने के बाद उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। रात भर जागते रहे। भाग दौड़ और दिन भर के सफ़र ने उन्हें बुरी तरह थका डाला था और भूख से जैसे पेट में गिरे से पड़ रही थी। खाने में चावल और चपातियों के अलावा बकरे का भुना हुआ गोश्त था। उन्होंने खूब सैर होकर खाया। पेट भरते उन पर गुनूदगी तारी होने लगी। नीलम और मिशी को गार के कोने में जगह दी गई और दोनों ने कंबल ओढ़ ली और लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गई। तारिक और सईद वगैरह भी कुछ देर बाद सो चुके थे। उनकी आँख सुबह 5 बजे खुली। सबसे पहले अली बेदार हुआ। नीलम और मिशी के अलावा उसने अपने दूसरे साथियों को जगाया और फिर नमाज फजर की तैयारी होने लगी। जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुए तो हाथू कहवा तैयार कर चुका था। उसे सबके हाथ में एक एक प्याली थमा दी। चाय की चुस्के लेते हुए गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात पर तबसरा करने लगे। उस गार में उनका मेज़बान हाजी उस्मान था। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। वो गुज़श्ता कई बरसों से लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता था और तहरीक के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे चुका था। 7 बजे के लगभग नीलम और मिशी भी बेदार हो गई। उनके जिस्मों पर वही फटा हुआ लिबास था। उस फटे हुए लिबास से अगरचे उनके जिस्मों के बेशतर हिस्से झलक रहे थे, लेकिन उनके आसपास मौजूद मर्दों में से किसी ने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब के सब फरिश्ते थे, लेकिन वो सब एक नेक मकसद के तहत मिलजुल कर काम कर रहे थे। उनमें से किसी के दिल में हवस नहीं थी, किसी की नज़रों में मैल नहीं था। वैसे भी नीलम और मिशी ने कंबल लपेट रखे थे। हाजी उस्मान ने बताया कि गार श्रीनगर से सिर्फ 15 मील के फासले पर है, लेकिन श्रीनगर की सूरत हाल चूँकि ज़्यादा बेहतर नहीं, इसलिए 2-4 रोज़ इसी गार में रहना पड़ेगा। तारिक और उसके साथियों ने अभी तक भारतीय फौजियों की वर्दियाँ पहन रखी थी और उन वर्दियों में गार से बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। भारतीय फौजी काफिलों की ताक में मुजाहिदीन पहाड़ों में घूमते रहते हैं। वो गलती से किसी मुजाहिद की गोली का निशाना बन सकते थे। सुबह 8 बजे नाश्ते के बाद एक आदमी को श्रीनगर रवाना कर दिया गया ताकि रहमान बाबा को सूरत हाल से आगाह करने के अलावा श्रीनगर के हालात का भी इल्म हो सके। वो आदमी दोपहर 4 बजे के लगभग वापस आया। वो नीलम और मिशी के अलावा तारिक उसके साथियों के लिए भी कपड़ों का एक एक जोड़ा ले आया। रहमान बाबा को तुम लोगों की कामयाबी का पता चल चुका है, उस शख्स ने बताया, लेकिन रद्दअमल के तौर पर भारतीय फौजियों ने सोपुर में जो इंतकामी कार्रवाई की है उसका रहमान बाबा कोई नहीं, पूरी कश्मीरी कौम को बेहद दुख हुआ है। इंतकामी कार्रवाई? तारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसके देखा। इतना तो वो भी जानता था कि सोपुर के फौजी कैंप की तबाही के बाद भारतीय फौज इंतकामी कार्रवाई ज़रूर करेगी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि ये इंतकामी कार्रवाई किस किस्म की होगी। भारतीय फौज ने सोपुर के मोहल्ले आरामपुर पर बमबारी करके उसे खंडर बना दिया है।
सैकड़ों बेगुनाह को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों जख्मी हुए, सैकड़ों मकान जलाकर राख कर दिए गए। उस इलाके की 20-22 औरतें अभी तक लापता हैं, इस शख्स ने बताया। तारीख सन्नाटे में आ गया। भारतीय दरिंदा सिर्फ फौजियों से इंतकामी कार्रवाई के हवाले से कोई भी तोक़ो की जा सकती थी, लेकिन ये तो वो सोच भी नहीं सकता था कि निहत्थे और मासूम कश्मीरी शहरियों पर मार्टर गनों और तोपों से गोलाबारी की जाएगी। इसका रद्द-ए-अमल पूरी वादी में हुआ है, इस शख्स ने बताया। श्रीनगर में कल सुबह सोपुर के फौजी कैंप की इत्तला मिल गई थी। भारतीय फौजी कल सुबह से शहर पर क़यामत ढाते हुए हैं। पूरी वादी में जुल्म और सरबरियत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। महज शक की बिना पर लोगों को घर उजाड़े जा रहे हैं। कुछ सवाल पूछने वालों को गोली से उड़ाया जा रहा है। भारतीय फौज को जिन 5 चंगेज़ी कवानीन का सहारा मिला था, उससे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन कवानीन की आड़ में जिसको चाहे गोली से उड़ा दे, जिस इमारत को चाहे जलाकर राख कर डाले, उनसे कोई बाज पूछ नहीं होगी। और वो इन कवानीन की आड़ में कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म किए हुए है। तारिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दांत भींच गए और जबनों के मसल उभर आए। इसके चेहरे के तासुरात उसकी अंदरूनी जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। उसने अपने दूसरे साथियों को तो देखा, उनकी कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। श्रीनगर से 6 मील दूर मुजाहिदीन की वो पार्टी चट्टानों में घात लगाए बैठी थी। उस पार्टी में 15 मुजाहिदीन शामिल थे और उनका लीडर हाजी उस्मान था। बाकी 14 मुजाहिदीन में तारिक, अली और राठौर और सईद भी शामिल थे। उन्हें आज सुबह 10 बजे के करीब इत्तला मिली थी कि शाम 5 बजे भारतीय फौज का एक काफिला श्रीनगर से बारामूला की तरफ रवाना होने वाला है। जिस गार में ये लोग पनाह लिए हुए थे, वो उस सड़क से तकरीबन 7 मील के फासले पर था। ये गार बुलंद चट्टानों में ऐसी जगह पर वाक़ था जिस तरफ से कोई आम गुजरगाह नहीं थी, ना ही कोई ऐसी पगडंडी थी जिस पर चलकर उस गार तक पहुंचा जा सकता। अल्फाज दीगर ये मुजाहिदीन के लिए एक महफूज तरीन पनाहगाह थी। भारतीय फौजी काफिले के बारे में इत्तला मिलते ही तारिक ने हाजी उस्मान और अपने दीगर साथियों से सलाह मशवरे शुरू कर दिए और आखिर ये तय पाया कि वो इस भारतीय फौजी काफिले पर हमला करेंगे। गार में हाजी उस्मान के पास हर किस्म का जदीद असला मौजूद था। चंद मार्टर गन्ने, रॉकेट और 10 बमों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा भी था। ये तमाम असला मुख्तलिफ औकात में भारतीय फौजियों से छीना गया और वक्तन फ़वक्तन इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होता रहता था। ये लोग 4 बजे गार से निकल आए। नीलम और मिशी को गार में छोड़ दिया गया था। हाजी उस्मान के एक आदमी भी गार में रह गया था। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से होते हुए लोग 4:45 बजे के करीब श्रीनगर से बारामूला की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंच गए। या उन्होंने एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां सड़क एक तंग से दर्रे में से गुजरती थी। दोनों तरफ अमूदी चट्टानें थी। मुजाहिदीन 2 पार्टियों में तकसीम हो गए। एक पार्टी ने हाजी उस्मान की सरबराही में सड़क के एक तरफ चट्टानों पर फैलकर मोर्चे संभाल लिए और दूसरी पार्टी तारिक की कमान में सड़क की दूसरी तरफ चट्टानों पर मोर्चाजन हो गई। ये तय पाया था कि सबसे पहले हाजी उस्मान फायर करेगा और इस फायर को सिग्नल समझकर तमाम मुजाहिदीन फायर खोल देंगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। एक एक लम्हा उन पर भारी महसूस हो रहा था। इत्तला के मुताबिक भारतीय काफिले को श्रीनगर से ठीक 5 बजे रवाना होना था। 6 मील का फासला तय करने में उस फौजी काफिले को 15-20 मिनट लग सकते थे। श्रीनगर रवानगी में ताख़ीर भी हो सकती थी। 5:30 बज गए। तारिक अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं उस काफिले की रवानगी मुलतवी तो नहीं कर दी गई, लेकिन उसका ये अंदेशा बेबुनियाद निकला। 5:40 पर पहाड़ियों में किसी गाड़ी के इंजन की गूंज सुनाई देने लगी। इसके सिर्फ 1 मिनट बाद एक फौजी जीप सड़क का मोड़ घूमकर सामने आ गई। जीप पर मशीन गन नस्ब थी। एक मुस्तैद फौजी मशीन गन पर हाथ रखे खड़ा था। 4 दूसरे फौजी जीप की सीटों पर आमने सामने बैठे थे। उन सबके हाथों में मशीन गन्नें थी और वो भी खासे मुस्तैद नजर आ रहे थे। अगली सीट पर ड्राइवर के साथ एक कैप्टन बैठा हुआ था। जीप पर आगे दाईं तरफ भारतीय तिरंगा और बाईं तरफ उस यूनिट का झंडा लहरा रहा था जिससे उस काफिले का ताल्लुक था। तारिक और दीगर मुजाहिदीन पत्थरों के पीछे घात लगाए बैठे से जीप की तरफ देख रहे थे। उन सबके हाथों में मशीन गन्नों पर सख्ती से जमे हुए थे। वो तकरीबन 50 गज आगे जाकर एक चट्टान के पीछे गायब हो गई। तकरीबन उसी वक्त पिछले मोड़ पर 6 भारतीय फौजी ट्रक मुड़ते नजर आए। सबसे पहले और सबसे आखिरी ट्रक पर मशीन गन नस्ब थी। उन ट्रकों पर कम से कम 20 भारतीय फौजी मशीन गन्नें संभाले तैयार और मुस्तैद बैठे हुए थे। दरमियान के 4 ट्रकों पर भारी तरपालें पड़ी हुई थी। उन 4 ट्रकों पर गोला बारूद लदा हुआ था। ट्रकों का ये काफिला जैसे ही दर्रे के वस्त में पहुंचा, सड़क की दूसरी तो चट्टानों पर
एक पत्थर की आड़ में बैठे हुए हाजी उस्मान ने अपनी सब मशीन गन का ट्राइगर दबा दिया। उसकी पहली गोली सबसे अगले ट्रक पर बैठे एक फौजी के कंधे पर लगी। हाजी उस्मान का फायर एक सिग्नल था। सड़क पर दोनों तरफ चट्टानों में छुपे मुजाहिदीन ने नारा तकबीर बुलंद करते हुए फायर खोल दिए। फौजी काफिले के सबसे अगले और पिछले ट्रक पर बैठे हुए भारतीय फौजियों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। खामोश पहाड़ मशीन गनों की आवाज़ों से गूंजने लगे। तारिक ने एक दस्ती बम निकालकर दांतों से उसकी पिन खींची और अल्लाह का नाम लेकर बम काफिले के 2 नंबर ट्रक पर उछाल दिया। बम ट्रक के करीब सड़क पर गया। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन ट्रक को नुकसान नहीं पहुंचा जिसकी तारुक को तवक्को थी। ठीक उसी लम्हे सामने की चट्टान से ट्रक पर रॉकेट फायर किया गया। रॉकेट ठीक निशाने पर लगा। ट्रक के परखच्चे उड़ गए और फिजा मुसलसल धमाकों से गूंजने लगी। गोला बारूद से लदे हुए दूसरे ट्रकों पर भी दस्ती बम और रॉकेट मुसलसल बरसाए जा रहे थे। काफिले के आखिरी ट्रक पर 2 फौजी हलाक हो चुके थे। उस ट्रक का ड्राइवर कुछ अक्लमंद साबित हुआ। वो बड़ी जहानत का मुजाहरा करते हुए ट्रक को वापस मोड़ने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो ट्रक बड़ी तेजी से श्रीनगर की तरफ वापस दौड़ा। तारिक को 2 साथी उस ट्रक पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर बड़ा होशियार साबित हुआ। वो ट्रक को निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गया। गोला बारूद से लदे हुए ट्रकों पर मुसलसल दस्ती बम फेंके जा रहे थे। फिजा धमाकों से गूंज रही थी। चट्टानें लर्ज रही थी। सबसे आगे वाले ट्रक से जवाबी फायरिंग बंद हो चुकी थी। उस ट्रक में कोई भी फौजी जिंदा नहीं बचा था। आगे जाने वाली जीप भी वापस आ गई थी, लेकिन जीप पर सवार फौजियों ने सूरत हाल देखी तो जीप मुड़कर तेज से दौड़ती हुई चट्टानों के पीछे गायब हो गई। उसी वक्त फिजा में सब्ज रोशनी चमकी। एक ग्रीन ट्रेस फायर हाजी उस्मान ने किया था। यह मुजाहिदीन के लिए सिग्नल था कि वो कार्रवाई खत्म करके अपने ठिकाने की तरफ फिरार हो जाए। सब्ज रोशनी देखते मुजाहिदीन की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। उस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। तारिक अपने साथियों के साथ अंधाधुंध चट्टानों में दौड़ रहा था। चंद मिनट बाद ही वो उस जगह से बहुत दूर निकल गए और जब वो लोग गार में पहुंचे तो 8 बज चुके थे। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हाजी उस्मान की पार्टी की मुजाहिदीन भी एक एक करके आने लगे। 10 बजे तक उनके तमाम साथी गार में पहुंच गए। इस कार्रवाई में मुजाहिदीन में से किसी को मामूली सा जख्म तक नहीं आया था, जबकि भारतीय फौज के इस काफिले में तकरीबन 25 फौजी हलाक हो चुके थे। ये मुजाहिदीन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी का जश्न दस्तरखान पर बकरे के बुने हुए गोश्त और गर्म गर्म कहवे से मनाया गया। रात के वक्त तो भारतीय फौजी पहाड़ों में आने की जरूरत नहीं कर सकते, लेकिन हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, हाजी उस्मान ने कहा। इसलिए 2-2 आदमी जाग कर 2-2 घंटे तक ड्यूटी देंगे। ठीक है, तारिक ने कहा, लेकिन क्या भारतीय फौजी दिन के वक्त हमें इन पहाड़ों में तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे? दुश्वार गुजार पहाड़ों में आने की जरूरत वो फिर भी नहीं करते, हाजी उस्मान ने कहा। हमारी महफूज तरीन पनाहगाह है जिसे हम कई बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें दिन के वक्त भी पहरेदारी का निज़ाम कायम रखेंगे। ठीक है, तारिक ने कहा। तो सबसे पहले मैं और अली ड्यूटी देते हैं, इसके बाद सईद और हाथू की बारी आएगी और इसके बाद तुम ड्यूटियाँ मुकर्रर कर दो। तारिक उठकर अपनी सब मशीन गन चेक करने लगा। अली ने भी सब मशीन गन उठाई और वो दोनों गार के दहाने की तरफ चल पड़े। सुबह के 7 बज रहे थे। उस वक्त हाजी उस्मान और उसका एक साथी गार के दहाने पर बैठी ड्यूटी दे रहे थे। गार के सामने बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से ज़्यादा दूर तक देखा नहीं जा सकता था, इसलिए वो बार बार उठकर पत्थरों पर चढ़ते, इधर उधर देखते, फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाते। सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। उन दोनों ने सर्दी से बचने के लिए धुस्से लपेट रखे थे। हाजी उस्मान आखिरी चक्कर लगाकर आया तो अपनी राइफल एक पत्थर से टिकाते हुए अपने साथी से बोला, रहमत, अभी हमारी ड्यूटी में 1 घंटा बाकी है, सर्दी लग रही है, तुम अंदर जाकर कहवा तो बना लाओ, लेकिन आराम से, दूसरों की नींद ख़राब ना हो। बेहतर है। रहमत अपनी गन एक पत्थर से टिकाकर खड़ी कर दे और गार में चला गया। हाजी उस्मान धुस्से की बुक्कल मारे एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन 2 मिनट बाद दाईं तरफ से एक पत्थर लुढ़कने की आवाज़ सुनकर झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने फौरन अपनी राइफल उठा ली। वो कुछ देर तक खड़ा मुतजस्सिस निगाहों से इधर देखता रहा। 1 मिनट और गुजर गया। पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ एक मरतबा फिर सुनाई दी। इस मरतबा ये आवाज़ ज़्यादा करीब से आती महसूस हुई थी। हाजी उस्मान पत्थरों की आड़ लेता वो आगे बढ़ गया। वो पत्थर की आड़ से निकलकर दूसरे पत्थर की तरफ जा रहा था कि खामोश फिजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। गोली दाईं तरफ से चलाई गई थी, जो हाजी उस्मान के सर के ऊपर से गुजरती हुई एक पत्थर पर लगी। हाजी उस्मान ने एकदम दूसरे पत्थर पर छलांग लगा दी और बड़ी एहतियात से झांक उस देखने लगा जहाँ से गोली चलाई गई थी। इसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उससे तकरीबन 50 गज दूर एक पत्थर पर एक भारतीय फौजी खड़ा था। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी
और वो मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहा था। उस्मान ने दूसरी तरफ देखा तो उस तरफ भी 2 फौजी नजर आए और एक तीसरी तरफ भी दिखाई दिया। हाजी उस्मान को समझने में देर नहीं लगी कि वो घेरे में आ चुके हैं, पर वो सिर्फ 4 फौजी ही नहीं थे, यकीनन और भी बहुत से फौजी होंगे जो पत्थरों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। हाजी उस्मान को समझने में देर नहीं लगी कि वो घेरे में आ चुके हैं और वो सिर्फ 4 फौजी ही नहीं थे, यकीनन और भी बहुत से फौजी होंगे जो पत्थरों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। हाजी उस्मान ने उन दोनों फौजियों को देखा जो तकरीबन 30 गज दूर एक पत्थर पर राइफलें ताने खड़े थे। हाजी उस्मान ने सब मशीन गन संभाले और ट्रैगर दबा दिया। फायरिंग की आवाज़ के साथ एक फौजी की भयानक चीख फजा में उभरी और वो कलाबाजी खाते हुए नीचे गिरा। दूसरे फौजी ने पत्थर की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। इसके साथ ही भी महसूस हुआ जैसे चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई हो। गोलियां पत्थरों पर लग रही थी और वीराना की फजा गूंज रही थी। हाजी उस्मान भी फायरिंग कर रहा था। उसकी राइफल खाली हो गई तो उसने रहमत की राइफल उठा ली और फायरिंग जारी रखी। वो फायरिंग करते हुए गार के धाने के एक पत्थर के पीछे पहुंच गया। उसी लम्हे तारिक, रहमत और अली वगैरह गार में दौड़ते हुए धाने पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में सब मशीन गन्नें थी। रहमत, हाजी उस्मान चीखा, तुम इन लड़कियों को लेकर गार के पिछले रास्ते से निकलकर 2 नंबर पर पहुंचने की कोशिश करो और बाकी यहीं रुककर मुकाबला करें। 2 आदमी एमुनेशन ले आए, हरी अप। रहमत और उसके एक साथी और गार के अंदर भाग गया। थोड़ी देर में दूसरे मुजाहिदीन भी पहुंच गए। एमुनेशन की 2-3 पेटियां भी ले आए थे। हाजी उस्मान का ख्याल था कि उनके मुकाबले में 30-40 भारतीय फौजी थे जो गार की तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हाजी उस्मान उसके साथी गार के धाने के सामने पत्थरों की आड़ में पोजीशन संभाले फायरिंग का जवाब दे रहे थे। अचानक एक के बाद दीगरे 2 हैंड ग्रेनेड धाने के करीब गिरकर फटे और 2 कान फाड़ धमाके हुए। इसके साथ ही 2 चीखें बुलंद हुई। तारिक ने घूमकर देखा, उनका एक साथी शहीद हो गया था। उसके जिस्म के टुकड़े बिखर गए थे। दूसरा मुजाहिद जख्मी हुआ था, उसके बाजू पर बम का टुकड़ा लगा था। गार के अंदर चलो, हाजी उस्मान ने चीख कर अपने साथियों को हुक्म दिया। वो लोग फायरिंग करते हुए उल्टे कदमों दौड़कर गार में घुस गए। इस दौरान 2 और हैंड ग्रेनेड गार के धाने के सामने गिरे, लेकिन इस मर्तबा उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाजी उस्मान और 2 आदमी गार के धाने के अंदर की तरफ खड़े फायरिंग करते रहे। एक जन्नाटे की आवाज़ गूंजी और फिर कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। भारतीय फौजियों की तरफ से रॉकेट फायर किया गया था जो गार के धाने के ऊपर वाली चट्टान पर लगा और बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। सिर्फ 1 मिनट के वक्फे से एक और रॉकेट दागा गया। रॉकेट भी उन ऊपर वाली चट्टान पर लगा। कुछ और बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरे और गार का दहाना बंद होने लगा। भागो जल्दी, हाजी उस्मान चीखा। वो लोग हाजी उस्मान के साथ अंदर की तरफ दौड़ने लगे। गार खाली था। रहमत नीलम और मिशी को ले जा चुका था। अंदर सामान बिखरा हुआ था और सिर्फ एक पेट्रोमैक्स चल रहा था। वो लोग गार के उस हिस्से में पहुंच गए जहां गोला बारूद रखा हुआ था। उन्होंने अपने अपनी कुव्वत इस्तेदाद के मुताबिक गोला बारूद उठाया और हाजी उस्मान के पीछे पीछे दौड़ते हुए गार के आखिरी सिरे पर एक तंग से रास्ते में दाखिल हो गए। ये तंग सा सुरंगनुमा रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ चला गया था। तकरीबन 200 फीट ऊपर जाकर यह रास्ता मज़ीद तंग हो गया। एक ऐसी जगह भी आई जहाँ से उन्हें सीने के बल रेंग कर गुजरना पड़ा। दूसरी तरफ पहुँचकर वो रुक गए। यहाँ से सुरंग फिर कुशादा होना शुरू हो गई थी। यहाँ चंद बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। हाजी उस्मान ने तारिक वगैरह की मदद से 2-3 बड़े पत्थर धकेल कर गार के धाने के सामने रख दिए और वो रास्ता बंद हो गया। वो लोग बतदरीज बुलंदी की तरफ दौड़ रहे थे। आखिरकार खुली जगह पर निकल आए। यहाँ एक पत्थर के पीछे नीलम और मिशी और रहमत सब मशीन गन्नें संभाले बैठे थे। यहाँ क्यों बैठे हो? हाजी उस्मान ने रहमत को घूरा। इन दोनों का कहना है कि हम अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकते। रहमत ने कहते नीलम और मिशी की तरफ इशारा किया। तुम्हारा ये जज्बा काबिल कद्र है। हाजी उस्मान ने 2 लड़के को देखते हुए कहा, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं कि तुम्हें रोका जा सके। तुम दोनों इसके साथ निकल जाओ। हाजी साहिब, मिशी ने दोनों हाथ सामने करते हुए कहा, क्या आपको हमारे हाथों में चूड़ियाँ नजर आ रही हैं? नहीं, लेकिन हाजी उस्मान कहते कहते रुक गया। वो गालिबन मिशी का मतलब समझ गया था। ठीक है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो चंद लम्हे इधर देखता रहा, फिर अपने साथियों से मुखातिब होकर बोला, हम लोग इस वक्त गार के ऊपर हैं। वो भारतीय दरिंदे उस तरफ होंगे। तुम लोग फैलकर आगे बढ़ते रहो। वो सब लोग हमारी जद में होंगे। किसी को जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। वो लोग पत्थरों की आड़ लेते हुए चट्टान के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। नीलम और मिशी भी उनके साथ थी। पहाड़ अभी भी धमाकों से गूंज रहे थे, जिसका मतलब था कि भारतीय फौजी अभी तक गार के धाने पर गोलाबारी कर रहे थे।
चट्टानें लरसती हुई सी महसूस हो रही थी। चट्टान के किनारे पर पहुंचकर वो रुक गए। हाजी उस्मान ने कुछ आगे जाकर एक पत्थर की आड़ से झांका, जिसके साथ ही उसका दिल उछलकर हरकत में आ गया। जिस वक्त गार पर हमला हुआ था, हाजी उस्मान का ख्याल था कि भारतीय फौजियों की तादाद 30-40 के लगभग होगी, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत था। चट्टान के नीचे उसके सामने चारों तरफ भारतीय फौजी फैले हुए थे, जो गार के दाने पर गोलाबारी कर रहे थे। उनकी तादाद 150-200 से कम नहीं थी। हाजी उस्मान ने अपने साथियों को इशारा किया। वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हाजी उस्मान के करीब आ गए। तारिक और अली के पास रॉकेट लॉन्चर थे, लेकिन रॉकेट सिर्फ 4 थे। अलबत्ता उन लोगों के पास हैंड ग्रेनेड खासी तादाद में मौजूद थे। हाजी उस्मान के इशारे पर उन सब ने फायर खोल दिए। बहुत से भारतीय फौजी उनकी जद में थे। भारतीय फौजियों पर गोया क़यामत टूट पड़ी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पहाड़ी के ऊपर से भी उन पर हमला हो सकता है। वो तब तक मुसलसल गार के दहाने पर फायरिंग करते रहे थे। उनका ख्याल था कि मुजाहिदीन को गार के अंदर ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन इस नई सूरत हाल ने बुरी तरह बदहवास कर दिया। पहले ही हमले में कई जहन्नुम फौजी रसीद हो गए और बाकी इधर उधर दौड़ते पत्थरों के पीछे पनाह लेने लगे। मुजाहिदीन अब दस्ते बम फेंकना शुरू कर दिए थे। फौजी बदहवास होकर इधर उधर भागते फिर रहे थे। 10-15 फौजी एक पत्थर के करीब जमा हो गए थे। तारिक ने उस तरफ से रॉकेट फायर कर दिया। रॉकेट उस पत्थर से टकराकर फटा और कई भारतीय फौजियों के परखच्चे उड़ गए। मुसलसल दस्ते बमों और रॉकेटों के हमले से भारतीय फौजियों को ज़हनों पर यह तासुर मुरतब हुआ कि मुजाहिदीन की कोई बड़ी पलटन उनके मुकाबले पर आ गई है। अब भारतीय फौजी मुकाबले के बजाय राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। भागते हुए भारतीय फौजियों ने भी मुजाहिदीन की गोलियों का निशाना बने। तकरीबन आधे घंटे बाद तारिक, हाजी उस्मान और उसके साथी चट्टान से उतर आए। चट्टान का दाना ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से बंद हो चुका था और चारों तरफ भारतीय फौजियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। कई फौजी जख्मी थे जो बुरी तरह चीखों पुकार कर रहे थे। ऐसे जख्मी फौजियों को भी गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें तकलीफ से निजात दिला दी गई। हाजी उस्मान के 2 आदमी चट्टान के ऊपर वाले रास्ते से गार में जाकर मेडिकल किट बॉक्स और चंद ज़रूरी चीज़ें निकाल लाए। जख्मी मुजाहिद की मरहम पट्टी कर दी गई और मुजाहिदीन की यह पार्टी हाजी उस्मान के रहनुमाई में पहाड़ की दूसरी तरफ अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो गई। इस कार्रवाई में मुजाहिदीन का सिर्फ एक साथी हलाक और ज़ख्मी हुआ। इसके अलावा किसी को मामूली सी गुजन भी नहीं पहुंची थी। नीलम और मिशी ने भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया था। चट्टान से उतरकर वो नशे में दूर तक फैली वादी में चल रहे थे। कितनी दूर जाना होगा हाजी साहिब? नीलम ने पूछा। चिनार का वो जंगल हमारी मंजिल है। हाजी उस्मान ने वादी की दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा किया, जिसकी चोटी पर चिनार के बुलंद दरख्तों का जंगल नजर आ रहा था। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं पूछा और वो तेज तेज कदम उठाते हुए चलते रहे। तारिक और अली हरी पर्वत पर हाशिम के घर पहुंच गए। नीलम तारिक के साथ थी। अलबत्ता मिशी अपने घर चली गई थी। उसका मकान ढलझील के किनारे ब्लू रैप रोड के करीबी था। हाजी उस्मान अपने मुजाहिदीन के साथ पहाड़ों में अपने नए ठिकाने पर जा चुका था। रहमान बाबा अब बिल्कुल ठीक था। आज़म अगरचे अपने घर वापस जा चुका था, लेकिन उसने कासिम को हदायत कर दी थी कि रहमान बाबा को बाकायदगी से दवाई दी जाती रहे और उसे 2-4 रोज़ तक ज़्यादा न चलने फिरने दिया जाए। दवा के मुसलसल इस्तेमाल और आराम से रहमान बाबा पूरी तरह संभल गया था। तारिक और नीलम वगैरह के आ जाने से उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। मरहबा मेरे दोस्तों, रहमान बाबा ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम लोगों की कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। सोपुर के फौजी कैंप की तबाही, कल बारामूला जाने वाले फौजी काफिले की तबाही और आज सुबह पहाड़ों में 62 भारतीय फौजियों की हलाकत ने भारतीय हुक्मरानों का सुकून बर्बाद कर दिया है। उनके आसाब चटकने लगे हैं। लेकिन रहमान बाबा, तारिक ने कहा। हाजी उस्मान को कह रहा था कि वो गार महफूज तरीन पनागा है और कई साल से उनके इस्तेमाल में है, लेकिन मुझे हैरत तो इस बात पर है कि भारतीय फौजी हाजी उस्मान के उस खुफिया ठिकाने तक कैसे पहुंच गए। उनके ने फौजी काफिले से जिंदाबाद जाने वाले किसी फौजी ने तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए तुम लोगों का पीछा किया हो और इस तरह वो गार उनकी नज़रों में आ गया हो, लेकिन इसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया। अब वो मुजाहिदीन की किसी खुफिया ठिकाने पर हमला करने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे। रहमान बाबा ने जवाब दिया। वादी में हमारी इन कार्रवाइयों को कोई रद्द-ए-अमल? तारिक ने पूछा। रद्द-ए-अमल तुम्हारे सामने है, रहमान बाबा ने कहा। बेगुनाहों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और घरों को नजरे आतिश किया जा रहा है। लेकिन रहमान बाबा चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते बोला। मैंने तुम्हें कहा था ना कि भारतीयों के असाब चटकना शुरू हो गए हैं। पहाड़ों में 62 फौजियों की हलाकत की खबर जब श्रीनगर पहुंची तो एक फौजी चौकी पर मुतय्यन एक फौजी ने अपने ही साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी।
जिससे 3 फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए। बाद में पूछ-उछ के दौरान फायरिंग करने वाले उस फौजी ने बताया कि अपने साथियों को इस तरह बेबसी की मौत मरते देख उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। ये तो अभी इब्तदा है, अब वो वक्त भी दूर नहीं जब ये भारतीय फौजी खूंखार दरिंदों की तरह अपने ही साथियों की बोटियां नोचना शुरू कर देंगे। खुदा करे ऐसा ही हो, तारिक बोला। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, रहमान बाबा ने कहा। मल्होत्रा के बारे में क्या सोचा है बाबा? तारिक ने पूछा। तुम्हारा मतलब सेठ सुंदर मल्होत्रा से है? रहमान बाबा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, आपको याद है कि दिल्ली से जो कागजात लाया था उनमें मंसूबे के मुताबिक सेठ मल्होत्रा ही वो शख्स है जो वादी में भारतीय एजेंटों के बारे में सब कुछ जानता है। उसमें उसकी मुकम्मल लिस्ट है। इन एजेंटों में कुछ कश्मीरी भी शामिल है, लेकिन उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गद्दारों को सज़ा ज़रूर दी जाएगी। मैं सेठ मल्होत्रा को नहीं भूला हूँ, रहमान बाबा ने जवाब दिया। बीमार होने के बावजूद मैं आराम से नहीं बैठा। हाशिम के ज़रिए मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। वो दिल्ली गया हुआ है, कल की फ़्लाइट से आ जाएगा। इसके बाद ही हम प्रोग्राम बनाएंगे। हो सकता है कल रात ही हम अपने मंसूबे पर अमल कर डालें। कल तक तुम लोग आराम करो। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, मुजाहिदीन की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में।